2011, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी दिया है उन वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब का है? 2011 का। मतलब एक तरह से 20s का लॉ है ये, 21st सेंचुरी का लॉ है, बहुत ही जल्दी आया हुआ है। अब इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम याद करने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, ये सन याद रखना एक चीज। अब इससे रिलेटेड एक बेसिक बात, एक आपके सामने नाम आएगा, जिस नाम आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन, वो एक्ट क्या क्या नाम होगा? छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। क्या होगा? छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। ये लगभग 50 साल पुराना, हाँ 50 साल पुराना एक्ट है, 1961। रेंट कंट्रोल एक्ट के होने से पहले एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हुआ करता था। नाम याद रखना, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट ने किस को रिपील किया था? रिपील किसको किया था? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से पहले क्या एक्ट था? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट था, विच वाज ऑफ 1961। ईयर भी याद रखना इसके अंदर, ठीक है। इसने छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को रिपील किया था, एक चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोई भी रेंट का एक्ट होता है ना, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो लोग ना जो रेंट वाली प्रॉपर्टी होती है उसके लिए एक नाम रखते हैं। कोई भी स्टेट का, मान लो राजस्थान है तो उसकी बात करें, छत्तीसगढ़ है आपका, एमपी है, इन सब में रेंट कंट्रोल एक्ट है, लैंडलॉर्ड टेनेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बिल्डिंग होती है ना, जो या फिर प्रॉपर्टी जो होती है जिसको लेकर वो एक्ट होता है, उसका एक नाम रखते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में उसका नाम क्या है? एकोमोडेशन। याद रखना, क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन। जिस तरह से राजस्थान में बोला जाता है प्रीमाइसेस, वैसे ही छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो बिल्डिंग जो रेंट पे दी जाती है उसका क्या नाम होता है? एकोमोडेशन। वो बिल्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो आगे देखेंगे। तो ये बात याद रखना, ये एकोमोडेशन वाली बात, एक चीज। अब आ जाओ आगे। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसका पर्पस क्या है? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसका पर्पस जो है वो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी एनी डिस्प्यूट, उसको रेगुलेट करना। रेंट को लेकर प्रोविजन बताना, रेंट कितना होगा, रेंट कब पे करना होगा, ये सब चीजें। विच मीन्स अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो किस चीज का है? टाइटल का। कोई भी डिस्प्यूट है जो टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, टाइटल मतलब एक आदमी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा आदमी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, वहां पर रेंट कंट्रोल नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का पर्पस क्या है? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का पर्पस क्या है? लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट देखना। विच मीन्स जो दो पार्टी है ना, जैसे मान लो ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी पार्टी है, तो या तो ये लैंडलॉर्ड हो या ये लैंडलॉर्ड हो। विच मीन्स लैंडलॉर्ड टेनेंट ये हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट ये हो। पार्टी, जो पार्टीज है ना, वो जिस कैपेसिटी में आ रही हैं, वो जिस अपने एक औहदे से आ रही हैं, वो लैंडलॉर्ड टेनेंट, या तो ए लैंडलॉर्ड हो या बी लैंडलॉर्ड हो या बी टेनेंट हो या ए टेनेंट हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर पार्टीज आ रही हैं कि ए क्लेम कर रहा है कि सब मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, बी कह रहा है सर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, विच मीन्स डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू टाइटल, वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रेंट कंट्रोल एक्ट जो है टाइटल को लेकर डिस्प्यूट में लगता है क्या? नहीं लगता। लैंडलॉर्ड कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, टेनेंट कह रहा है नहीं प्रॉपर्टी मेरी है, दैट इज अ डिस्प्यूट ऑफ ऑनरशिप।
वहां वो लैंडलॉर्ड टेनेंट की कैपेसिटी में नहीं आ रहे हैं, वो लोग ऑनरशिप की कैपेसिटी में आ रहे हैं। वहां क्या होता है, डिस्प्यूट एज टू टाइटल, मालिकाना हक का डिस्प्यूट है, किराए का हक का डिस्प्यूट नहीं है। ये डिस्प्यूट नहीं है कि लैंडलॉर्ड कह रहा है कि साहब मेरे को प्रॉपर्टी का कब्जा दो, टेनेंट कह रहा है कि नहीं सर मैं तो टाइम पर किराया दे रहा हूं, इसका इसका डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट है मालिकाना हक का। टेनेंट भी कह रहा है मैं मालिक हूं, लैंडलॉर्ड भी कह रहा है मैं मालिक हूं। वहां पर क्या होगा, डिस्प्यूट एज टू टाइटल होगा, वहां रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। इन शॉर्ट ध्यान देना जो दो क्वेश्चन अभी तक। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 जिसने रिपील किया है छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को। ये जो एक्ट है, इस एक्ट का पर्पस क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड जितने भी विवाद है, जितने भी विवाद है उनको देखना, रेंट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनको देखना। कहीं पर भी अगर डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू टाइटल, वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, इस प्रोविजन को लेकर कोई भी डाउट, फिर अपने आगे चलते हैं। अब आ जाओ एसेंट ऑफ गवर्नर, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड देन इज फोर्स में कब आया। टाइटल का मतलब होता है, हम कोई भी डिस्प्यूट एज टू टाइटल तब बोलते हैं जब ए वर्सेस बी दो पार्टी है, ए भी कह रहा है मैं मालिक हूं, बी भी कह रहा है मैं मालिक हूं, तो वहां पर होता है डिस्प्यूट एज टू टाइटल, ओनरशिप का टाइटल है। ए कह रहा है मैं भी मालिक हूं, बी कह रहा है मैं भी मालिक हूं। तो एक एग्जांपल देता हूं, ए वर्सेस बी। ए कह रहा है सर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, बी कह रहा है सर मैं भी प्रॉपर्टी का ओनर हूं, दोनों ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। तो यहां डिस्प्यूट किस चीज का है, टाइटल का। डिस्प्यूट है ओनरशिप का। यहां रेंट का कोई डिस्प्यूट नहीं है, यहां रेंट का कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहां ये नहीं है कि ए कह रहा है कि सर मैं लैंडलॉर्ड हूं, बी को मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, उसको बोलो प्रॉपर्टी खाली करे। बी कह रहा है कि नहीं सर मैं तो टाइम पर किराया दे रहा हूं, मैं क्यों खाली करूं, ऐसा कुछ नहीं है। ए कह रहा है मैं भी मालिक हूं, बी कह रहा है मैं भी मालिक हूं। तो यहां पर क्या है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ना तो ए कह रहा है ए कह रहा है मैं टेनेंट हूं, ना बी कह रहा है मैं टेनेंट हूं, दोनों ही कह रहे हैं हम तो लैंडलॉर्ड ही हैं। यहाँ लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट का मामला नहीं बन रहा। यहाँ क्या हो रहा है, ए कह रहा है मैं भी मालिक हूं, बी कह रहा है मैं भी मालिक हूं। तो यहाँ लैंडलॉर्ड टेनेंट का तो टाइटल ही नहीं बना। इसको हम बोलते हैं कि अगर मालिकाना हक का डिस्प्यूट है ना, कि दोनों पार्टीज ही कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, तो वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हुई। 23 मई 2011, उसके बाद था 5 दिसंबर, नवंबर ठीक है, 5 दिसंबर 2012, 6 नवंबर 2012। यस, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी दिक्कत तो पूछ लेना, ठीक है। यस, पहली चीज। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। पहला, इस एक्ट को गवर्नर की प्रेसिडेंट एसेंट कब मिली, 23 मई को। इस एक्ट को प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिली है, इसमें ध्यान देना, प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिली है। कि गवर्नर ने क्या किया है, इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजा है कि सर आप देखो इसमें एसेंट देनी है नहीं। गवर्नर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया है ऑफ रिजर्विंग बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऐसा कर सकता है। तो इस एक्ट को गवर्नर का एसेंट मिला है 23 मई 2011 को ही। प्रेसिडेंट का मिला था 5 अक्टूबर को, 5/10/2012, और फिर फोर्स में आया था 6 नवंबर 2012। एक चीज ध्यान देना, ज्यादातर हमसे फोर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्ट फोर्स में कब आया था, ये एक्ट फोर्स में कब आया था, ये हमसे पूछा जाता है। पर अपने को डाउट नहीं रखना, अपने को ये पढ़ना है, गवर्नर का एसेंट कब मिला था, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, और फोर्स में कब आया।
ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस एक्ट ने किस एक्ट को रिपील किया, एंड देन ये एक्ट कब नहीं लगेगा। ये इस एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा एक और बात, इस एक्ट के अंदर 14 सेक्शन है। इस एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल है। शेड्यूल कितने हैं? 4। कितने हैं? 14 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। अब आ जाओ सेक्शन को लेकर। सेक्शन कैसे आप याद करेंगे? सेक्शंस याद, अरे यार सॉरी, जो क्वेश्चन बन सकता है, कितने नंबर ऑफ शेड्यूल हैं, कितने सेक्शन है टोटल, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब आ जाओ टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस के बारे में। एक चीज ध्यान रखना, आपके पास मतलब इस रेंट कंट्रोल एक्ट में 14 सेक्शन है, कोई चैप्टर वगैरह कुछ नहीं है, नो चैप्टर्स। इसको पढ़ना कैसे है? एक एक आपका ग्रुप बनाएंगे 1 से लेकर 5 तक का। दूसरा ग्रुप बनेगा आपका 6 से लेकर 10 तक का। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 14। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 14। क्या होगा इसके अंदर? 1 से 5 जनरल बातें। जनरल मतलब कि भाई ये एक्ट कहाँ लगेगा, डेफिनेशंस, ये जो एक्ट के अंदर, ये एक्ट कब नहीं लगेगा, देन उसके बाद रेंट एग्रीमेंट क्या होगा, रेंट कब पेबल होगा, ये सब। 6 से 10 इस एक्ट की जो अथॉरिटीज हैं, विच इज रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, वो सब अपने देखेंगे। एंड देन इज इस एक्ट के अंदर जो बेसिक बातें हैं भाई, जो ऑर्डर पास होगा ना, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, ऑर्डर के खिलाफ अपील, ये सब चीजें, ये कुछ अपने चीजें पढ़ेंगे। 1 से 5 जनरल प्रोविजन, 6 से 10 अथॉरिटी, 11 से 14 ये। इसको 3 पार्ट में पढ़ना, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 14, और इसका इंडेक्स याद करेंगे आप। ये जो है, ये इंडेक्स याद करेंगे, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है। यस। अभी तक कोई भी डाउट? अब अपने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। पहला, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इससे पहले एक एक्ट था जो 2011 से 50 साल पुराना था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इसने छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को रिपील किया है, रेंट कंट्रोल एक्ट ने। रेंट कंट्रोल एक्ट का पर्पस क्या है? पर्पस है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट को देखना, विच मींस अगर टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है तो ये एक्ट नहीं लगेगा। ये एक्ट लागू हुआ था 6 नवंबर 2012। ध्यान देना, रेंट कंट्रोल एक्ट है 2011 का, विच मींस ये बिल तो पास हो गया था 2011 में ही, पर ये जो एक्ट है ये लागू फोर्स में आया था 2012 के अंदर। इस एक्ट को गवर्नर की एसेंट मिली है 23 मई, मतलब 2011 में ही एसेंट मिल गई थी, पर इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? अगले साल। अगले साल लागू होने से 1 महीने पहले, 6/11 को लागू हुआ है, उससे 1 महीने पहले इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है। उससे के बाद 14 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। 14 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। सेक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, 1 से 5 जनरल, 6 से 10 अथॉरिटी, 11 से 14 एग्जीक्यूशन अपील। 1 से 5 जनरल में अपने पढ़ेंगे। उसके अलावा है इसके शेड्यूल। शेड्यूल याद कर लेना, शेड्यूल की सिर्फ हेडिंग देख लेना। अपने इसको पढ़ेंगे भी, हालांकि शेड्यूल 1, 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 की अगर बात करें तो वो बात करता है टेनेंट की राइट्स। टेनेंट्स की राइट क्या क्या है। शेड्यूल 2 बात करता है लैंडलॉर्ड की राइट्स क्या क्या है। शेड्यूल 3 बात करता है टेनेंट की ड्यूटीज क्या क्या है। और शेड्यूल 4 बात करता है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज क्या क्या है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा शेड्यूल किस बारे में बात करता है। सच एज शेड्यूल 1 क्या बोलता है सर? शेड्यूल 1 ऐसे ही पूछा जाएगा। शेड्यूल 1 टेनेंट की राइट के बारे में बात करता है, शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड की राइट्स के बारे में बात करता है, शेड्यूल 3 जो है वो अपने शेड्यूल 3 सॉरी लैंडलॉर्ड आएगा, ठीक है। शेड्यूल 3 जो है वो लैंडलॉर्ड, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 4 टेनेंट की ड्यूटीज के बारे में बात करता है।
एक चीज 1 and 4, 2 and 3, 1 and 4 tenant, 2 and 3 लैंडलॉर्ड। ये क्वेश्चन अपने प्री में पूछा जा सकता है, ध्यान दे देना इस पे कि कौन से नंबर का शेड्यूल किस बारे में बात करता है। जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर ऑफ शेड्यूल हैं, कौन सा शेड्यूल किसके बारे में बात करता है। शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो अपने बात कर लेंगे, सारा शेड्यूल नहीं याद करना। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, जैसे टेनेंट का राइट वाला शेड्यूल है, उसमें कितनी राइट्स हैं, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट राइट्स होगी तो वो देख लेंगे। लैंडलॉर्ड की राइट्स है, कितनी राइट्स हैं, लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज, टेनेंट की ड्यूटीज, इस तरीके से। यस, कुछ भी पूछना है तो फिर अपने इस एक्ट को चालू करते हैं। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने इस टॉपिक को चालू करते हैं। अभी तक ये अपना इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसकी अपने ने बात करी कि भाई क्या है, कैसे है, किस तरह की बातें हैं जो अपने वहां से पूछी जा सकती हैं, वो बता दी। फोर्स वाली तारीख, सेक्शन कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, ये सब चीजें देख लेना। अभी आते हैं अपने टेनेंट। अभी अपने जो सेक्शन 2 चालू कर रहे हैं इसमें अपने यही पढ़ेंगे, लैंडलॉर्ड क्या होता है, टेनेंट क्या होता है, एकोमोडेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, इसी पे बात करेंगे। टेनेंट इन शॉर्ट सिंपल सा मतलब है वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है, वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है उसको हम टेनेंट बोलते हैं, पर फिर भी अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लो भाई, अब आ जाओ सेक्शन 2 पे। डेफिनेशन याद करने का इसका तरीका, टोटल डेफिनेशन है इसके अंदर 14। कितनी है? 14, विच मीन्स इसके अंदर जो डेफिनेशन सेक्शन नंबर चलता है वो ऐसे चलेगा 21, 22। इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने पूछा भाई एकोमोडेशन कहाँ डिफाइंड है, आपने ये तो याद कर लिया सबसे पहला एकोमोडेशन है, पर वो 2-1 है, 2A है, या फिर 2-1 ऐसे वाला है। ध्यान रखना, 2-1, 1-2-3 वाला चल रहा है, 2A चल रहा है, या 2-1 जो रोमन में चलता है, या फिर जो छोटे वाला 1 चलाते हैं I वो वाला। तो ध्यान रखना ये वाला चल रहा है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4। प्रॉपर न्यूमेरिकल, कोई अल्फाबेट यूज नहीं है। टोटल 14 डेफिनेशंस हैं। अब वो डेफिनेशंस पहले याद कर लेना कौन कौन सी हैं। पहले आ जाओ, डेफिनेशंस को अपने लगभग नहीं तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ग्रुप AADH, AADH। फिर आ जाओ LMNO। फिर आ जाओ R वाला ग्रुप, R के अंदर 4 है। फिर आ जाओ S और T। अब आ जाओ, ध्यान देना किस तरह से याद करोगे। एक ग्रुप है AADH वाला, 2ADH। फिर दूसरा ग्रुप है LMNO। फिर तीसरा ग्रुप है R, सिर्फ R का, उसमें 4 डेफिनेशन है। देन S और T, ये एक ही ग्रुप है। ये ऐसे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं S और T। अब आ जाओ, अगर ए पे बात करें भाई, ए पे क्या क्या आता है। ए इज फॉर एकोमोडेशन। सबसे पहला है एकोमोडेशन।
दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, एच फॉर हैबिचुअल डिफॉल्टर, हैबिचुअल डिफॉल्टर। अब आ जाओ एल, एल इज फॉर लैंडलॉर्ड, एम इज फॉर म्युनिसिपल एरिया, एन इज फॉर नोटिफिकेशन। इसी तरह से हमको बेरेक्ट याद करना है ये वाला, इसके अंदर और कोई ऐसे सोच लो भी कंसेप्ट क्लियर करके अपने प्री क्लियर करेंगे, नहीं होगा, ऐसे ही पूछेगा। अभी क्वेश्चन और बता देता हूँ वो क्या क्या पूछता है ऐसे। देन आर में 4 हैं, याद रखना कैसे सीक्वेंस है। रेंट, फिर आता है रेंट कंट्रोलर, देन इज रेंट कंट्रोलर के बाद रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, देन इज रिपील, रिपील। कैसे याद करोगे? देखो रेंट आप अल्फाबेटिकली सोच लो, रेंट, रेंट कंट्रोलर, पहले रेंट आ रहा है, फिर रेंट के बाद सी वाला पहले आ रहा है, सी के बाद टी ट्रिब्यूनल और रिपील्ड। आप अगर इसको अल्फाबेटिकली देखोगे ना, आर ई एन रेंट, यहाँ पे आर ई एन टी रेंट यहाँ भी है, बट यहाँ पे स्पेस के बाद एक और वर्ड जुड़ जाता है, इसलिए रेंट कंट्रोलर आएगा। फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल 3 वर्ड वाला है। रिपील सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि आर ई एन और पी बाद में आता है, एम एन ओ पी, पी सबसे लास्ट में आ रहा है। रेंट, रेंट कंट्रोलर, फिर तीसरे वर्ड वाला रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, एंड देन इज रिपील्ड। अब आ जाओ एस, सोशल न्यूइसेंस, एंड देन इज टी टेनेंट, टेनेंट। क्या क्या है? एल पे है 1, एम पे है 2, एन पे है, सॉरी, ए पे है, वही मैं सोचूं, ए पे है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान देना। 5, 6, 7, 8, देन इज, कहा गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन, एकोमोडेशन कहाँ डिफाइंड है? 2.1। हैबिचुअल डिफॉल्टर कहाँ डिफाइंड है? 2.4। लैंडलॉर्ड कहाँ डिफाइंड है? 2.5। म्युनिसिपल एरिया कहाँ डिफाइंड है? 2.6। रेंट वर्ड कहाँ डिफाइंड है? रेंट कंट्रोलर कहाँ डिफाइंड है? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहाँ डिफाइंड है? सोशल न्यूसेंस कहाँ डिफाइंड है? टेनेंट कहाँ डिफाइंड है? अब या तो इसको रट लो 2.1 से लेकर 2.14, या फिर ये सीक्वेंस बना लो कि भाई ये जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, ये अपना 4 पार्ट में है, जिसके अंदर 4 ग्रुप है। मतलब पहला ग्रुप आदि ग्रुप, आदि डबल ए डी आई, उसको डी आई की जगह डी एच कर देना। देन इज एलएमएनओ का ग्रुप, तीसरा ग्रुप आर का, एंड देन इज एसओ टू एस टी। उसके बाद ए पे 2 है, एकोमोडेशन, एग्रीमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट, डी से डिस्ट्रिक्ट, एच से हैबिचुअल डिफॉल्टर, एल से लैंडलॉर्ड, एम से म्युनिसिपल एरिया, एन से नोटिफिकेशन, ओ से ओल्ड एक्ट। आर में 4 हैं, कैसे याद करोगे? रेंट, रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल, रिपील्ड। ये 4 वर्ड याद कर लेना। इसको कैसे अरेंज करोगे ये हम बात कर चुके हैं। पहले रेंट, सबसे आखिरी में रिपील्ड, बीच में 2 वर्ड वाला आएगा पहले रेंट कंट्रोलर, 3 वर्ड वाला आएगा बाद में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। एस में है सोशल न्यूसेंस, टी में है टेनेंट। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा टेनेंट वर्ड कहाँ डिफाइंड है, लैंडलॉर्ड कहाँ डिफाइंड है, एकोमोडेशन कहाँ डिफाइंड है, रेंट वर्ड कहाँ डिफाइंड है, रेंट कंट्रोलर, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जैसे ही, मतलब जिस बच्चे ने रटा होगा, इनके सेक्शन 2 रट रखा होगा, जैसे ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस है कि इसके अलावा भी तो डेफिनेशंस पढ़ोगे ना आप, तो ऑब्वियस है कि आप डेफिनेशंस में कंफ्यूज होने लगोगे कि ये कहाँ था। तो बेटर ये है कि इस सीक्वेंस से पढ़ लो। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? मेन रीजन कि आपको इस तरह से पढ़ाने का कि भाई आपके पास ये पीडीएफ चली जाएगी। तो आपके पास एक ग्रुप बना, एक ग्रुप बना ये, दूसरा ग्रुप बना ये, तीसरा ग्रुप बना ये, चौथा ग्रुप बना ये। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? फिर अपने आते हैं एकोमोडेशन क्या है, उसमें क्या नहीं आएगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट वर्ड का मतलब क्या है, हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन होगा, ये सब चीजें।
नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डेफिनेशन, इंडेक्स, जितना हो सके ट्रिक्स पे याद कर लो तो बेटर रहते हैं, हम चीजों पे भूलते नहीं हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये समझ आ रहा है? सब लोग को समझ आ रहा है कि लग रहा है कि नहीं यार अपने को इस चीज से नहीं समझ आ रहा? क्योंकि मेरे हिसाब से आपके लिए ये तरीका बेटर रहेगा। आपके पास इसके जो अपने जिस तरह से अपने शॉर्ट टिक्स बना रहे हैं, आपके पास ये नोट्स चले जाएंगे, और फिर जो आपको जो हम लोग कंप्लीट नोट्स देते हैं वो भी दे देंगे। तो आपके पास एक ट्रिक्स से जो चीजें याद करने वाला है वो फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने डेफिनेशंस पे। अब ध्यान देना, डेफिनेशंस ना रटनी नहीं है कि लग गए कि एकोमोडेशन क्या होता है, रटना है, कुछ नहीं, वो ऐसे नहीं पूछेगा। या तो आपसे एकोमोडेशन वाले से वो क्वेश्चन पूछेगा भाई एकोमोडेशन वर्ड कहाँ डिफाइंड है, 2 1, या वो ये पूछेगा कि भाई एकोमोडेशन जो वर्ड है उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या नहीं आता, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, तो हमको बस इतना पता होना चाहिए भी एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं, बस अपने को पता है। कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, वो क्या आता है क्या नहीं आता, एकोमोडेशन कहाँ डिफाइंड है वो अपने याद कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेफिनेशंस रटना मत, कोई जरूरत नहीं है रटने की, सिर्फ समझ लेना, और जितना अच्छा समझोगे उतना ही आप आंसर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एकोमोडेशन पे। सेक्शन 2 1 एकोमोडेशन। आपसे जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान रखना, एकोमोडेशन वर्ड कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, इसको याद रख लेना, 2 1। ठीक है, अब आते हैं आगे। पहले ही अपने बात कर चुके हैं कि भाई एकोमोडेशन कुछ अलग चीज नहीं है। हर स्टेट का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो जो बिल्डिंग होती है या फिर जो प्रेमाइसेस होती है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको किराए पे दिया जाता है, जिसको रेंट पे दिया जाता है, उसको एक नाम देता है। उसको वो प्रॉपर्टी वर्ड नहीं यूज करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, मूवेबल इमूवेबल सब कुछ। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए एक नाम दे देते हैं। राजस्थान में प्रीमाइसिस वर्ड यूज किया है, छत्तीसगढ़ में एकोमोडेशन, कि भाई ये प्रॉपर्टी से अलग है। प्रॉपर्टी में जो चीजें आती हैं वो सारी एकोमोडेशन में नहीं आती हैं। प्रॉपर्टी में तो आपके मूवेबल इमूवेबल एग्रीकल्चरल लैंड सब कुछ आता है, यहां नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है विच इज एकोमोडेशन। अब ध्यान देना एकोमोडेशन में आता क्या है। एकोमोडेशन के अंदर सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना भाई, एकोमोडेशन में क्या तो इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। क्या इंक्लूड नहीं होता है। एकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसको आपने रेंट पे दिया है, चाहे तो रेजिडेंशियल पर्पस, चाहे नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। इन शॉर्ट कोई भी बिल्डिंग हो, कैसी भी बिल्डिंग हो, बस बिल्डिंग का मतलब क्या है कि भैया एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है, चाहे रेजिडेंशियल मतलब लोगों के रहने के लिए, चाहे नॉन रेजिडेंशियल मतलब कमर्शियल, लोग वहां पर व्यापार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोडाउन किराए पे दिया, एक गोडाउन बना के किराए पे दिया, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है, वो भी एकोमोडेशन है। मैंने अपना घर किराए पे दिया, रेजिडेंशियल पर्पस की बिल्डिंग है, वो भी एकोमोडेशन है। एक चीज, उसके अलावा ये तो आ गया एक चीज जो बिल्डिंग का मतलब है। दूसरा और क्या इंक्लूड है उसके अलावा, आप जो भी बिल्डिंग किराए पर दे रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज मतलब
आप उनको जो भी एमेनिटीज दे रहे हो, आप उनको गार्डन, कोई बिल्डिंग में गार्डन है वो भी साथ में दे रहे हो, बिल्डिंग के अंदर गैरेज है वो भी साथ में दे रहे हो, बिल्डिंग के अंदर कोई आउट हाउस है वो भी साथ में दे रहे हो किराए पे, ये सब चीजें। फर्नीचर हो गया, अगर वो भी आप साथ में दिया है आपने किराए पे तो वो भी एकोमोडेशन है। फर्नीचर, एमेनिटीज, घर के अंदर मान लो आपने स्टेयर केस है तो स्टेयर केस, इन शॉर्ट जितना भी फर्नीचर, मान लो घर आप फर्निश्ड फ्लैट दे रहे हो किसी को किराए पे, फर्नीचर इज ए पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। जो भी आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं, एमिनिटीज इज लाइक आप उनको मान लो इलेक्ट्रिसिटी साथ में दे रहे हो तो वो भी एकोमोडेशन का पार्ट है। घर के अंदर गार्डन बना है वो भी एकोमोडेशन का पार्ट है। घर के अंदर गैरेज बना है एकोमोडेशन का पार्ट है। ठीक है, घर मतलब बिल्डिंग बोल रहा हूँ, घर मान लो अगर नॉन रेजिडेंशियल तो गोडाउन मान लो। ठीक है, घर के अंदर एक आउट हाउस है, बाहर की तरफ एक सर्वेंट रूम बना हुआ है, आपने वो भी साथ में दिया है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। इन शॉर्ट एकोमोडेशन के अंदर क्या क्या आता है पहले ये ध्यान रखना। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का मतलब क्या, कोई भी स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है कि भैया कोई भी स्ट्रक्चर हो, मान लो ये एक ये स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी है, कुछ भी हो, 4 दीवारों का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्डिंग है। ऐसे नहीं है कि बड़ी सी होगी वही बिल्डिंग, नहीं, 4 दीवारों का स्ट्रक्चर है, उसको आपने किराए पे दिया है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज से चाहे नॉन रेजिडेंशियल पर्पज, चाहे तो आप एक चीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, पहला, एकोमोडेशन के अंदर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल दोनों आते हैं जी? दोनों आते हैं। क्या एकोमोडेशन के अंदर फैसिलिटीज, एमिनिटीज, गार्डन, गैरेज, आउट हाउस भी आता है? जी बिल्कुल आता है। इतना ही ध्यान रखना है बस। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, द टर्म एकोमोडेशन इंक्लूड्स बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, बिल्डिंग फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, इंक्लूड्स गार्डन, गैरेज, आउट हाउस, फर्नीचर सप्लाइड अलोंग विद बिल्डिंग। क्या ये सब एकोमोडेशन में आता है? जी। नॉट इंक्लूड, दोबारा लिख देता हूं, नॉट इंक्लूड। तो क्या है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग चाहे रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो भी एकोमोडेशन है। विच मीन्स आपका जो रेंट कंट्रोल एक्ट है 2011, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, वो हर तरह की बिल्डिंग को लगता है जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है, हर तरह की बिल्डिंग को लगता है जो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है। अगर आप बिल्डिंग के साथ कोई गार्डन, गैरेज, आउट हाउस, फर्नीचर ये सब दे रहे हो उसको भी लगेगा। अब आ जाओ किसको नहीं लगता। अगर जो आप बिल्डिंग दे रहे हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो एकोमोडेशन नहीं है। कोई भी आप बिल्डिंग दे रहे हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप बिल्डिंग दे रहे हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब यहाँ क्या है कि भैया खेती के लिए जमीन दे रहे हो, एग्रीकल्चर पर्पस है। आप किसी को आपकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आप मान लो कोई पर्सन है जिसको आप दे रहे हो एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर, आप एक तो खेती के लिए मान सकते हो, उसके अलावा खेती के अलावा, हाँ खेती के अलावा आपने अपनी जमीन दी, मान लो जमीन दी आपने लीज पे, और उसके साथ ध्यान देना आपने जमीन दी लीज के ऊपर, और जब आपने जमीन लीज के ऊपर दी तो उस आपकी जमीन के अंदर कोई मान लो कोई रूम, कोई कमरा बना हुआ था वो भी साथ में दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर पर्पस। दोबारा बोल रहा हूं, सिंपल सा इसमें जो आता है कि अगर आप अपनी जमीन किसी को दे रहे हो, खेती की जमीन किसी को लीज पे दे रहे हो, उसको ये एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो एकोमोडेशन नहीं है। दूसरा, आप किसी को अपनी जमीन दे रहे हो, उस जमीन के अंदर एक कमरा बना हुआ है और वो कमरा भी साथ में ही दे रहे हो, तो वो भी आप जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहे हो, तो वहां पर भी कमरा भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया है, उसको ये एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो एकोमोडेशन नहीं है। पर आप किसी जो एग्रीकल्चर के लिए जो मान लो इक्विपमेंट यूज होते हैं, मान लो मशीनरीज यूज होती हैं, ट्रैक्टर बोल दो, हल बोल दो, ठीक है, कंबाइन बोल दो, ऐसी कोई बड़ी कंपनी है और आप उस कंपनी को अपना बिल्डिंग दे रहे हो या गोडाउन दे रहे हो सामान रखने के लिए, वो एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है। वो एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है, ध्यान रखना कि भाई कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर का जो ये बनते हैं मान लो
पेस्टिसाइड बोल दो, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर जो ये स्प्रे वगैरह होती है, जो केमिकल यूज बनते होते हैं, उस केमिकल को बनाने वाली कंपनी है, उसको आप अपनी जगह किराए पर दे रहे हो फॉर, मान लो उसको अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए जगह किराए पर दे रहे हो, या फिर गोडाउन दे रहे हो कि वहां वो अपना सामान रख सकता है, वो एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है, वो कमर्शियल पर्पस है। वहां बिल्डिंग रेंट की है आपने फॉर कमर्शियल, मतलब नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, एक आपने किसी को खेती की जमीन दी है एग्रीकल्चर पर्पस, दूसरा आपने जो किसी को जमीन दी है उसी जमीन के अंदर कोई रूम बना हुआ था और आपने साथ में दे दिया किराए पे, तो दैट इज ऑल्सो आपने वो रूम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया हुआ है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, वो अप्लाई होता है टू एकोमोडेशन, एकोमोडेशन को। अब ध्यान देना, एकोमोडेशन में क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जो एकोमोडेशन में आती है उसको तो ये एक्ट लगेगा। कोई बिल्डिंग आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, नॉन रेजिडेंशियल उसकी फैसिलिटीज, उसको ये एक्ट लगेगा। पर एग्रीकल्चर पर्पस वाली बिल्डिंग को ये एक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एकोमोडेशन नहीं है। यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, क्वेश्चन जो बन सकता है, एकोमोडेशन वर्ड कहां डिफाइंड है? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किसको अप्लाई होता है? एकोमोडेशन को। एकोमोडेशन में क्या क्या है? रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल वाली बिल्डिंग। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब नहीं लगता है? जब बिल्डिंग जो हम नॉन रेजिडेंशियल पर्पस से, या सॉरी, बिल्डिंग जो हम एग्रीकल्चर पर्पस से रेंट पे या फिर लीज पे देते हैं। एकोमोडेशन वर्ड के अंदर क्या आता है, एकोमोडेशन वर्ड के अंदर क्या नहीं आता है, इस तरह से आपके ये 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, क्योंकि एकोमोडेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी डाउट? एक मिनट यार। यस, कोई भी डाउट इस वर्ड को लेकर? एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एकोमोडेशन वर्ड में क्या आता है, एकोमोडेशन वर्ड में क्या नहीं आता है, आ, उसी के हिसाब से दूसरा जो ये क्वेश्चन जो दूसरे तरीके से बनता है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किसको लगता है? एकोमोडेशन को। तो एकोमोडेशन में क्या आता है उसी को रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा। एकोमोडेशन में क्या नहीं आता उसको ये रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एकोमोडेशन कुछ अलग चीज नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना। एकोमोडेशन जो वर्ड है ना, वो कुछ अलग चीज नहीं है। हम लोग जो एकोमोडेशन वर्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि भाई जो प्रीमाइसेस या फिर जो बिल्डिंग या फिर जो जमीन किराए पे दी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 जिस बिल्डिंग को या फिर जिस जमीन को लगेगा उसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किसको अप्लाई होता है? एकोमोडेशन को। अब बात आती है भाई एकोमोडेशन है क्या? तो ध्यान रखना, हर तरह की कोई भी बिल्डिंग जिसको आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहे हो, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहे हो, वो एकोमोडेशन है। विच मीन्स किसी को आप घर किराए पे दे रहे हो रेजिडेंट उसके रहने के लिए, वो एकोमोडेशन है। किसी को आप दुकान किराए पे दे रहे हो, वो भी एकोमोडेशन है। क्यों? कमर्शियल पर्पस है। आप उसको दुकान दे रहे हो ना कि वो आगे आपकी वो दुकान करेगा उस जगह पे, तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा। तो आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जमीन जिसको आप किराए पे दे रहे हो, जो जिसको भी आप किराए पे दे रहे हो, वो उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा, वो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा, दैट इज एकोमोडेशन। पर अगर आप कोई भी जगह किराए पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, जिसके अंदर क्या आता है? आपने अपनी जमीन लीज पे दी, आपने अपनी जमीन किराए पे दी, किस लिए? खेती के लिए। तो वो होता है एग्रीकल्चर पर्पस, वहां ये एक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो एकोमोडेशन नहीं है। तो एग्रीकल्चर पर्पस को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी पर्पस है, कोई मर्जी हो, रेजिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, इनके लिए कोई भी जगह, कोई भी मकान, घर, जगह, लैंड किराए पे अगर आप देते हैं तो उसको ये एक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एकोमोडेशन है।
यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर? एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन के अंदर आपके जो क्वेश्चन आता है, हाँ जी, सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस नहीं आएगा। सिर्फ अगर आपको पूछा जाता है भाई एकोमोडेशन में क्या नहीं आता है, एकोमोडेशन में कोई भी बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग बोल दो, कोई भी लैंड बोल दो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पे दी जाती है या लीज की जाती है, उसको एकोमोडेशन नहीं लगता या उसको छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। यस, कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हो। अब आ जाओ, विच इज बेसिक देख लेते हैं कि 2(2) बोलता क्या है और उसका बोलने का पर्पस क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एग्रीमेंट ये कहता है भाई आप पूरे एक्ट के अंदर जहां भी एग्रीमेंट वर्ड यूज देखोगे ना, उसका मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट। उसका मतलब क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। आप पूरे एक्ट के अंदर कहीं पर भी एग्रीमेंट वर्ड देखोगे तो इसका मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट, जिसका एक और मतलब निकलता है कि भाई एज पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी एकोमोडेशन किराए पर दी जाएगी, रेंट पर दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी? बाय रिटर्न एग्रीमेंट। क्योंकि सेक्शन 2(2) क्लियरली बोल रहा है कि भाई आप कहीं पर भी इवन एग्रीमेंट वर्ड भी पढ़ रहे हो ना, तो उसका मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट। तो अगर आप कहीं पर पढ़ते हो, हम आगे जाके बात पढ़ेंगे कि भाई लैंडलॉर्ड अगर किराए पर कोई भी एकोमोडेशन देगा तो वह एग्रीमेंट देगा। एग्रीमेंट मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है कि अगर आप एज पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है कि अगर आप अपनी कोई एकोमोडेशन किराए पर देंगे तो कैसे देंगे? बाय रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट से ही किराए पर देंगे, ओरल एग्रीमेंट से नहीं दे सकते। आपको लैंडलॉर्ड को टेनेंट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा। कैसे बात आई ये कि भाई एग्रीमेंट वर्ड का मतलब ही क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट। विच मीन्स कि अगर लैंडलॉर्ड जमीन अपनी बिल्डिंग को या अपनी एकोमोडेशन को किराए पे देगा तो कैसे देगा? बाय रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट को तो यहाँ कहा कंसेप्ट ही नहीं है। कोई भी डाउट इस चीज को, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर कि भाई ये बात ही नहीं समझ आई? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना कि एज पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड अगर अपनी प्रीमाइसेस सॉरी लैंडलॉर्ड अगर अपनी एकोमोडेशन किराए पर देना चाहता है तो बाय रिटर्न एग्रीमेंट देगा। फिर आ जाइए 2(3) विच इज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ ये कुछ नहीं देखना कि भाई डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, नहीं पूछता। फिर भी बस इतना ध्यान रख लेना, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जो है ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल में डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू में, लैंड रेवेन्यू कोड। तो जब अपने छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे तब अपने इसका मतलब भी पढ़ लेंगे, ऑल दो नॉट इम्पॉर्टेंट। हमसे यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट वर्ड जो है वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट वर्ड का जो है मतलब है वो किस एक्ट में है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल में है या लैंड रेवेन्यू में? लैंड रेवेन्यू में उसका मीनिंग बताया गया है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल चांसेस नहीं आने के। रेयर टू रेयर बस एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वर्ड डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या है कि जो ये अपना पहला ग्रुप है, ये अपना पहला ग्रुप चल रहा है अभी। कहाँ गया? ये पहला ग्रुप चल रहा है 1 से 4 वाला, एकोमोडेशन एग्रीमेंट डिस्ट्रिक्ट हैबिचुअल डिफॉल्टर। इस पहले ग्रुप के अंदर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है।
एकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिचुअल डिफॉल्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन होता है। तो रह गया क्या? डिस्ट्रिक्ट। तो अगर एग्जामिनर यहाँ आएगा ना तो वो या तो आपसे हैबिचुअल डिफॉल्टर या एग्रीमेंट या एकोमोडेशन से ही पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट में तो बस एक सेक्शन नंबर देख लेना, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ हैबिचुअल डिफॉल्टर। ध्यान देना भाई इस पे, मतलब तो बहुत सिंपल है बट फिर भी ध्यान देना। हैबिचुअल डिफॉल्टर ये बता किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है भाई, ये बात कर रहा है टेनेंट की, टेनेंट की, किराएदार कि यार ये जो किराएदार होता है उसको आप हैबिचुअल डिफॉल्टर कब बोल सकते हो? क्योंकि ऐसा है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एविक्शन ऑफ टेनेंट, कि टेनेंट को कब निकाला जा सकता है। तब हम बोलेंगे कि अगर वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है तो, अगर वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है ना तब उसको आप एकोमोडेशन से बाहर निकाल सकते हो, अगर वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है तो। हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि अगर जो टेनेंट है उसने डिफॉल्ट किया हो इन पेमेंट ऑफ रेंट एंड ऑल ड्यूज for 3 or more times within 12 months। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि भाई जो टेनेंट है ना, मान लो टेनेंट को किराया देना था, टेनेंट को किराया देना था 100 रुपए हर 1 तारीख को, हर 1 तारीख को उसने किराया देना था, ठीक है। उसने क्या किया भाई, मान लो 1 जनवरी को किराया देना था, 1 जनवरी को नहीं दिया, उसने किराया दिया मान लो 3 जनवरी को, फिर उसने 2-3 महीने बढ़िया किराया दिया, फिर उसने 1 मई को किराया देना था, उसने इस समय भी लेट कर दिया, उसने किराया दिया मान लो 5 मई को, फिर उसने, फिर मान लो बढ़िया चला चला वो, फिर उसने सितंबर का महीना आ गया, सितंबर में भी उसने 1 तारीख को किराया ना देके उसने दिया 5 सितंबर को। अब यहां देखना ये क्या कह रहा है, टेनेंट के बारे, सॉरी क्या कहते हैं, हैबिचुअल डिफॉल्टर के बारे में क्या बोलता है, ये कहता है भाई अगर टेनेंट जो है ना वो 3 या फिर उससे ज्यादा बार अगर डिफॉल्ट कर जाता है इन पेमेंट ऑफ रेंट, या फिर जो भी ड्यूज है, पेमेंट ऑफ रेंट ही मान लो भाई, रेंट से लेकर ही अपने को समझना है, या फिर अगर ओल्ड ड्यूज का मतलब है कि भैया रेंट तो दे रहा है पर मान लो उसको बिजली का बिल भी साथ में देना था, नहीं दिया, उसमें लेट कर रहा है, उसको कोई एडिशनल कोई मेंटेनेंस चार्ज देना था वो नहीं दिया, उसमें डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ ध्यान देना, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर टेनेंट जो है वो लगातार 3 महीने तक किराया नहीं दे रहा तब हैबिचुअल डिफॉल्टर बनेगा, नहीं। ये कह रहा है कि अगर 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर, 12 महीने का जो पीरियड आप चालू करोगे उस 12 महीने के अंदर अंदर, और 12 महीने जरूरी नहीं है 1 जनवरी से चालू हो, नहीं, कोई भी एक पीरियड से उठा लेना, कोई भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के 12 महीने, 12 महीने वो चाहे कभी से चालू कर देना आप, इन 12 महीने में अगर वो 3 या उससे ज्यादा बार डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब लेट पे, रेंट लेट पे कर रहा है, या फिर मेंटेनेंस का चार्ज है वो रेंट पे लेट पे कर रहा है, ऐसा नहीं कि लगातार 3 महीने रेंट नहीं पे किया, नहीं, पूरे 12 महीने में अगर उसने किसी भी सिचुएशन में 3 बार, चाहे तो 1 महीना, फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर, अगर ऐसा होता है, लगातार नहीं, जरूरी नहीं है कि उसने लगातार 3 महीने तक। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पूछता है कि भाई हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, कि अगर वो पर्सन फॉर ए कंसेक्यूटिव पीरियड, मतलब लगातार अगर 3 महीने तक रेंट ना पे करे, या फिर किसी भी 3 महीने तक रेंट ना पे करे विद इन 12 मंथ, कौन सा होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है वो कौन होगा, वो कौन होगा? एक, वो पर्सन जिसने लगातार 3 महीने तक रेंट नहीं पे किया,
या फिर वो पर्सन जिसने 3 बार रेंट नहीं पे किया विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने का अगर पीरियड उठाएं उसमें उसने 3 बार रेंट नहीं पे किया, बताइए 1 या 2? हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन होगा? वो पर्सन जिसने लगातार 3 महीने तक रेंट नहीं पे किया, या फिर वो पर्सन जिसने 3 बार रेंट नहीं पे किया, 12 महीने के अंदर अंदर 3 बार रेंट नहीं पे किया। नहीं पे करने का मतलब है कि भाई लेट पे किया, 1 तारीख को पे करना था, उसको फिर बोला कि भैया रेंट पे करो, फिर उसने उसके 4-5 दिन बाद रेंट पे किया, कौन सा होगा? ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल सही, ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कई बहुत ये तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि भाई हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब क्या है। 2-3 बातें जो ध्यान रखना। एक, हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब है वो बंदा जिसने 3 या उससे ज्यादा बार डिफॉल्ट किया हो इन पेमेंट ऑफ रेंट, और कितने महीने में? 12 महीने में। कितने महीने का पीरियड उठाया जाएगा? 12 महीना। 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो बंदा 3 या उससे ज्यादा बार डिफॉल्ट करता है, लगातार नहीं, कभी भी, तब हम बोलेंगे हैबिचुअल डिफॉल्टर। हैबिचुअल डिफॉल्टर कहां डिफाइंड है? 2 सबसेक्शन 4। इस बात को ध्यान रखना। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हैबिचुअल डिफॉल्टर कहां डिफाइंड है? हैबिचुअल डिफॉल्टर कब होता है? अगर कोई भी पर्सन 3 या उससे ज्यादा बार रेंट पे नहीं करता। कितने पीरियड के अंदर? 12 महीने। लगातार पे करने की, लगातार डिफॉल्ट की जरूरत है? नहीं, पूरे 12 महीने के अंदर अगर उसने 3 बार, कभी भी 3 बार अगर डिफॉल्ट किया हो, चाहे लगातार हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डाउट इस बात को लेकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला ग्रुप अपना खत्म होता है, विच इज एकोमोडेशन एग्रीमेंट, डिस्ट्रिक्ट और हैबिचुअल डिफॉल्टर। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आते हैं अपने अगले ग्रुप पे, जो है जहां से चालू होगा लैंडलॉर्ड। 2-4, 2-5, लैंडलॉर्ड। अब ध्यान देना लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आप, जो अपने को समझने की मतलब है, अपने को उससे और क्या लेना देना। देखो, इस डेफिनेशन के अंदर अंदर इन्होंने 2 सिचुएशन लिए। एक, कि भैया अगर आपने जो आपका घर है, जो भी आपका घर है ना, अगर आपने आपका घर रेंट पर दे रखा है, रेंट पर दे रखा है, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, कि भाई आपने रेंट दे नहीं रखा, घर रेंट पर दे नहीं रखा है, आप रेंट पर घर दोगे या फ्यूचर में दोगे। अब ध्यान देना, ये कहते हैं भाई अगर तो रेंट घर, घर या मान लो एकोमोडेशन रेंट पर दे रखा है, एकोमोडेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर आपने एकोमोडेशन रेंट पर दे रखा है, तो हम लैंडलॉर्ड किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड एक, वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है। हमको तो रेंट से मतलब है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो हमारे लिए लैंडलॉर्ड है, जो पर्सन रेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अच्छा अगर रेंट पर दिया नहीं है, फ्यूचर में देंगे तब क्या है? तो ये कह रहा है भाई वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा, वो पर्सन जो रेंट
रिसीव करेगा, विच मीन्स ओनरशिप से कोई मतलब है क्या? ये कहते हैं ना, हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए लैंडलॉर्ड कौन है? जो रेंट रिसीव कर रहा है। यहाँ ये देखो लैंडलॉर्ड किस पे चल रहा है? रेंट रिसीव कौन कर रहा है ये बताओ? वो है लैंडलॉर्ड, वो है लैंडलॉर्ड, रेंट रिसीव जो कर रहा है। ठीक है जी। तो इन्होंने पहले तो ये दो सिचुएशन बनाई, एक अगर रेंट पर दे रखा है तो वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, और अगर रेंट पर आपने दे नहीं रखा, हो सकता है रेंट पर आप फ्यूचर में दोगे, तो है कि वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा जब एकोमोडेशन रेंट पर दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठा कि भाई ये जो पर्सन है, आप ये कह रहे हो कि जो रेंट रिसीव कर रहा है वो लैंडलॉर्ड है। हाँ जी बिल्कुल है, ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है, ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है। तो विच मीन्स ये पर्सन चाहे तो रेंट रिसीव कर रहा है ऑन अकाउंट पे, ऑन अकाउंट मतलब लैंडलॉर्ड है, मालिक है, और वही रेंट रिसीव कर रहा है। चाहे रेंट रिसीव कर रहा है एज गार्जियन, रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि भाई लैंडलॉर्ड कौन हुआ? लैंडलॉर्ड वो पर्सन हुआ, पहली सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर रेंट पर दे रखा है तो वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, चाहे खुद के अकाउंट में, विच मीन्स ओनर है और खुद रिसीव कर रहा है, या फिर किसी और के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है एज ए गार्जियन, रिसीवर, ट्रस्टी, या जो भी लॉफुल ग्राउंड बन सकते हैं। कहा गया? ट्रस्टी बोल दो, और भी कुछ जो भी ग्राउंड बन सकते हैं। अब ध्यान देना, जो अपने को याद रखना है, आपसे पूछे लैंडलॉर्ड के अंदर क्या क्या आते हैं, तो ध्यान देना, पहली सिचुएशन बनाना कि अगर रेंट पे घर दिया हुआ है तो कौन होगा? वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है। हमको ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। ओनर कौन है? वो कहता है भाई लैंडलॉर्ड कौन है? जो ओनर है। नहीं, एज पर एकोमोडेशन एक्ट लैंडलॉर्ड का ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। लैंडलॉर्ड वो है जो रेंट रिसीव कर रहा है। अब चाहे तो वो रेंट रिसीव कर रहा है ऑन अकाउंट, मतलब कि खुद ही मालिक है और खुद ही, या फिर रेंट रिसीव कर रहा है एज गार्जियन, रिसीवर, ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भैया मालिक नहीं है, वो सिर्फ गार्जियन है। मालिक नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्टी है। मालिक नहीं है, वो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया कोई रिसीवर है। और सेम बात दूसरे में लगा देना, वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा, यहां भी यही बात है, ऑन ओन अकाउंट एज ए लैंडलॉर्ड, या फिर एज गार्जियन, रिसीवर और ट्रस्टी। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन बनता है, लैंडलॉर्ड वर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? लैंडलॉर्ड वर्ड के अंदर सर इंक्लूड है वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा, उसके बाद वो पर्सन जो रेंट रिसीव खुद के अकाउंट पे कर रहा है वो भी लैंडलॉर्ड है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है एज ए गार्जियन, रिसीवर या ट्रस्टी, वो भी लैंडलॉर्ड है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा खुद के अकाउंट पे वो भी लैंडलॉर्ड है, वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा एज गार्जियन, रिसीवर या ट्रस्टी, वो भी लैंडलॉर्ड है। अब इसको अपने लिख देते हैं, किस तरीके से आपको याद करना है। भाई लैंडलॉर्ड के अंदर क्या आता है? वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, रेंट रिसीव कर रहा है ऑन हिज ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब कि भाई मालिक है वो, ऑन हिज ओन अकाउंट। दूसरा, वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है एज गार्जियन या फिर ट्रस्टी या फिर रिसीवर। तीसरा, वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा ऑन हिज ओन अकाउंट। ये सिचुएशन कब मानी इन्होंने? अगर प्रॉपर्टी अभी किराए पे नहीं है और दी जाएगी। वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा एज गार्जियन, रिसीवर और ट्रस्टी। ये चार लोग हैं।
ये चार लोगों में से कोई भी है वो लैंडलॉर्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, विच मीन्स मालिक जो है, मतलब खुद के मालिक जो है, अगर वो रेंट रिसीव कर रहा है तो वो लैंडलॉर्ड है। अगर कोई पर्सन एज ए गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी या रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी, ये चार लोग, चार चीजें याद कर लेना। मालिक रेंट रिसीव कर रहा है तो लैंडलॉर्ड है, या फिर कोई पर्सन एज ए गार्जियन, ट्रस्टी या फिर रिसीवर लैंड रिसीव कर रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी माना जाएगा लैंडलॉर्ड। वो क्या होगा, लैंडलॉर्ड। यस, इसके अंदर कोई भी डाउट? आपसे जो पूछा जा सकता है, एक लैंडलॉर्ड वर्ड कहां डिफाइंड है, एक क्वेश्चन, लैंडलॉर्ड वर्ड कहां डिफाइंड है? लैंडलॉर्ड वर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंडलॉर्ड वर्ड में चार चीजें इंक्लूड होती हैं, चारों याद कर लेना। एक, पर्सन रिसीविंग रेंट ऑन हिज ओन अकाउंट, पर्सन रिसीविंग रेंट एज गार्जियन, ट्रस्टी या फिर रिसीवर, पर्सन रिसीविंग रेंट ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा, या फिर वो पर्सन जो रेंट रिसीव करेगा एज गार्जियन, विच मीन्स पहला पॉइंट, लैंडलॉर्ड का ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई पर्सन मालिक है वो लैंडलॉर्ड होगा, नहीं। कोई भी पर्सन लैंडलॉर्ड है या नहीं है वो डिपेंड करेगा रेंट कौन रिसीव कर रहा है, एक। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, कोई भी पर्सन, ध्यान देना, रेंट रिसीव कर रहा है एज एजेंट ऑफ, एज एजेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ध्यान देना, कोई भी पर्सन है, मान लो ये एक पर्सन है, इसका नाम है ए, ये एजेंट है ऑफ लैंडलॉर्ड। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया इस पर्सन ने रेंट रिसीव किया है, बताइए क्या ये ए लैंडलॉर्ड है? क्या ये ए लैंडलॉर्ड है? क्यों नहीं है? आपने बोला लैंडलॉर्ड नहीं है, ये क्यों नहीं है? रीजन आपको ऐसा क्यों लगा कि ये क्यों नहीं होगा लैंडलॉर्ड? ध्यान देना, बिल्कुल सही बात। सिर्फ तीन टाइटल हैं फॉर बीइंग ए लैंडलॉर्ड, या तो गार्जियन हो, या ट्रस्टी हो, या रिसीवर हो। एजेंट यहां नहीं बताया गया, यहां नहीं बोला इन्होंने एजेंट है कि नहीं है, इन्होंने बोला है कि भैया या तो गार्जियन हो, या ट्रस्टी हो, या रिसीवर हो। तो एजेंट नहीं बोला गया है। जब एजेंट नहीं बोला गया है तो ये लैंडलॉर्ड नहीं होगा। नो, नो, या तो रेंट रिसीव कर रहा हो एज ए ओन अकाउंट, मतलब मालिक, या फिर रेंट रिसीव कर रहा हो एज गार्जियन, ट्रस्टी या रिसीवर। एजेंट ना तो गार्जियन है, ना ही ट्रस्टी है, ना ही रिसीवर है, तो ये एजेंट लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, या तो ओनर हो, या फिर एज ए गार्जियन, रिसीवर या ट्रस्टी, या तो ओनरशिप, या तो मालिकाना हक में रेंट रिसीव कर रहा हो, या फिर रेंट रिसीव कर रहा हो एज ए गार्जियन, रिसीवर या ट्रस्टी। ये जो ए है ये रेंट कैसे रिसीव कर रहा है? एज एजेंट, एज एजेंट। तो एजेंट तो हमें बताया ही नहीं, हमें तो बोला है कि भैया या तो गार्जियन हो, या रिसीवर हो, या ट्रस्टी हो। तो एजेंट ना तो गार्जियन है, ना रिसीवर है, ना ट्रस्टी है। तीन टाइटल में से एक होना चाहिए, या तो गार्जियन, नहीं पेमेंट तो रिसीव कर रहा है, आपकी बात सही है नीतू जी, पेमेंट रिसीव कर रहा है, पर पेमेंट रिसीव भी तो किसी कैपेसिटी में करना चाहिए ना।
भाई जो रेंट रिसीव कर रहा है वो लैंडलॉर्ड बन गया, मान रहे हैं, पर वो कोई कैपेसिटी में तो हो, या तो मालिक हो और वो रेंट रिसीव कर रहा हो, या फिर रेंट रिसीव कर रहा हो एज गार्जियन, ट्रस्टी या रिसीवर, इस कैपेसिटी में रिसीव कर रहा हो। पेमेंट मान लो ऐसे तो किसी पर्सन ने फ्रॉड से पेमेंट अपने पास रिसीव कर ली तो वो लैंडलॉर्ड थोड़ी बन जाएगा। किसी पर्सन ने धोखे से रेंट अपने पास रिसीव करवा लिया, वो लैंडलॉर्ड थोड़ी बन जाएगा। लैंडलॉर्ड कब बनेगा कि भैया जो पेमेंट जो रेंट रिसीव कर रहा है या तो एज ए मालिक रिसीव कर रहा है या फिर एज ए गार्जियन, ट्रस्टी या रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टीज रिसीव कर रहा है, तब हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड। इन चारों में से कोई भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, विच मीन्स कोई पर्सन अगर एज एन एजेंट रेंट रिसीव कर रहा है वो लैंडलॉर्ड नहीं होगा, या तो गार्जियन हो, गार्जियन की कैपेसिटी में रिसीव करे, रिसीवर की, ट्रस्टी की, या फिर मालिक की कैपेसिटी में, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना जो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया सेक्शन नंबर। अब दूसरा जो क्वेश्चन ये बनता है, हाँ ये कोई भी पर्सन लैंडलॉर्ड कब होगा, जब वो रेंट रिसीव कर रहा है एज ए गार्जियन, एज ए ट्रस्टी, एज ए रिसीवर। अगर वो रेंट रिसीव कर रहा है एज एन एजेंट वो लैंडलॉर्ड नहीं होगा, या तो गार्जियन या रिसीवर या ट्रस्टी, या फिर एज एन ओनर रेंट रिसीव कर रहा हो। ठीक है, एज एन ओनर, ओनरशिप होना लैंडलॉर्ड नहीं बन जाएगा। जस्ट बिकॉज आप मालिक हो आप ओनर नहीं, लैंडलॉर्ड नहीं बन गए, रेंट रिसीव करना पड़ेगा। मालिक हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, लैंडलॉर्ड हो। मालिक हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, लैंडलॉर्ड हो। पर उसके अलावा अगर कोई और पर्सन है जो एज एन एजेंट, सॉरी जो एज ए ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर रेंट रिसीव कर रहा है, फिर वो लैंडलॉर्ड होगा। पर इसमें एजेंट नहीं आता, एजेंट कभी भी लैंडलॉर्ड नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट। लैंडलॉर्ड हो गया म्युनिसिपल एरिया। म्युनिसिपल एरिया हमसे ये पूछा नहीं जाता है, पर अपने से इसमें जो पूछा जा सकता है वो ध्यान देना। पहले इसको लिख दूं 26 सेक्शन 26 म्युनिसिपल एरिया के बारे में ध्यान रखना। हमसे ये नहीं पूछा जाता म्युनिसिपल एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट में कहां डिफाइंड है, नहीं, वो ऐसे पूछता है कि भाई जो ये म्युनिसिपल एरिया है ना, ये कौन से एक्ट में डिफाइंड है। क्या एक्ट है? छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल एरिया, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एक हो गया, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटी एक्ट हो गया, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटी एक्ट हो गया 1961। अब ध्यान देना, हमसे वो ऐसे नहीं पूछता कि म्युनिसिपल एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट में कहां डिफाइंड है। उसको पता है, ये तो आप याद करके आओगे, रेंट कंट्रोल एक्ट आपने पढ़ा है तो आप ये तो याद करके आओगे। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ये म्युनिसिपल एरिया है ना, ये कौन से एक्ट में डिफाइंड है। वो एक ऑप्शन देता है छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1961। एक्ट के ये सन याद रखना है, इसमें दोनों में डिफाइंड है, दोनों में। आप क्या बोलोगे? दोनों में। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो ध्यान रखना कि म्युनिसिपल एरिया छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल एक्ट दोनों में डिफाइंड है। ये चीज पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये जरूरी है अपने लिए। इसको लेकर कोई ब्लंडर मत करना, ठीक है। आपसे प्री के क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो। रेंट कंट्रोल एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके अंदर LMN नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। सेक्शन 27 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन वर्ड कहाँ डिफाइंड है बस इतना देख लेना। 28 जहां पर ओल्ड एक्ट डिफाइंड है जिसको इसने रिपील किया, तो ओल्ड एक्ट कौन सा है? सेम छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना ही ओल्ड एक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब तक इंपॉर्टेंट है, एक म्युनिसिपल एरिया में बस ये देख लेना कि भाई इसके जो दोनों एक्ट हैं जहां पर म्युनिसिपल एरिया डिफाइन किया गया वो कौन से हैं। लैंडलॉर्ड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। लैंडलॉर्ड के अंदर यही है कि भैया वो पर्सन लैंडलॉर्ड माना जाएगा जो या तो बीइंग एन ओनरशिप रेंट रिसीव कर रहा हो, रेंट रिसीव करना जरूरी है,
रेंट रिसीव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग ए लैंडलॉर्ड। रेंट रिसीव करना, अब ध्यान देना, अगर आपको ऐसे याद करना है ना तो इस तरह से याद कर लेना कि वो भैया जो भी पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, चाहे तो एज ओनर, चाहे तो एज गार्जियन, चाहे तो एज ट्रस्टी, चाहे तो एज रिसीवर, इन चारों में से कोई होना चाहिए। रेंट रिसीव करना जरूरी है। रेंट चाहे एज एन ओनर, चाहे गार्जियन, चाहे ट्रस्टी, चाहे रिसीवर। एजेंट है नहीं, और कुछ भी है लैंडलॉर्ड में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लैंडलॉर्ड वर्ड कहाँ डिफाइंड है? हैबिचुअल डिफॉल्टर वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ डिफाइंड है? डिस्ट्रिक्ट वर्ड नॉट इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट को लेकर बस इतना याद रख लेना कि भैया छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन किराए पे कोई अकोमोडेशन देगा तो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। देन एकोमोडेशन वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं आता ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल पर्पस। सेक्शन 2 का इंडेक्स अच्छे से याद करना। देन शेड्यूल कितने हैं? 4। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, 4। सेक्शन कितने हैं? 14। इसके अंदर अपने अमेंडमेंट भी देखेंगे। देन कब फोर्स में आया, कब गवर्नर की एसेंट मिली, कब प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है तो ये एक्ट नहीं लगेगा। ये कुछ एक चीजें हैं, ठीक है। रेंट कंट्रोल ने रिपील किसको किया, ये कुछ एक चीजें हैं। कोई भी डाउट, कुछ भी आप पूछना चाहते हो हमारी तरफ से, मतलब मेरे हिसाब से आपकी ये क्लास अगर इस तरह से हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप बता देना कि आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगी। आपको ये मार्क किया जा रहा है भाई इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या अपने को देखने की जरूरत है, सब कुछ। यस, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स आपके इसको मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज जैसे ही एक्ट खत्म होगा उसके बाद आपको इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे। ये एक्ट अपने 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता देना। ओके, चलो भाई, अब अपने एक बार क्लास खत्म करते हैं। देन अपने वही अगली क्लास 4:30 बजे सेम वही बीएनएस की क्लास चलती रहेगी, और सुबह अपने ये करेंगे। टारगेट के हिसाब से अगर बात करें तो अपने माइनर और लोकल लॉ की अगर बात करें, सिर्फ एक लैंड रेवेन्यू कोड है जो थोड़ा सा बड़ा लंबा चलेगा, बाकी सब इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कोर्ट फीस रजिस्ट्रेशन बहुत छोटे हैं। एनआई का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैक्सिमम अपने 2:40 से 45 नहीं, हाँ 2 महीने के अंदर अंदर अपने खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।